तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। अभी वाला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्या बोल रहा है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी, मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स है कि कंडीशन दी हुई है कि ए स्क्वायर किसके बराबर है आपका, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a माइनस आई, ठीक है, वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स। ये तो आप सबको पता है कि आई तो यूनिट मैट्रिक्स होता है, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। बोल रहा है अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, तो बताओ ए एन कितना होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए हैं, तो बताओ कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को बच्चों कैसे करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने की हमेशा से एक ही अप्रोच है, और वो अप्रोच होती है हम पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या बन रहा है मेरा, क्या मेरा क्वेश्चन में पैटर्न बन रहा है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर है, अगर मैं ए क्यूब निकालूं तो हो सकता है मुझे कुछ पैटर्न पता चल जाए, हो सकता है कि मैं पैटर्न पहचान पाऊं। तो मैं ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या होता है ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर होता है सर, ए इंटू ए स्क्वायर होता है। तो जरा कर दो, ए इंटू ए स्क्वायर होता है, तो जरा आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, आपको ए को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दूं, 2a माइनस आई, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर। अब a इंटू आई, ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया हुआ है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो, आपको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। तो यहाँ पे a लिख दूं, यहाँ पे a लिख दूं, तो ये a क्यूब आ गया है मेरा, ए 2a स्क्वायर माइनस ए। अब आप क्या होगे सर, अभी भी ये आगे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ए स्क्वायर की फिर वैल्यू डाल दो, ए स्क्वायर की फिर वैल्यू डाल दो, क्या है वैल्यू ए स्क्वायर की, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2a माइनस आई। 2a माइनस आई। अब ये क्या बन गया आपका, 4a, 4 ठीक है, माइनस 2i माइनस ए वन, ये कितना हो गया आपका, 3a माइनस 2i। ये क्या है आपका, ए क्यूब आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ए क्यूब क्या निकल के आ रहा है आपका, 3a माइनस 2i। अगर मैं अब पैटर्न ऑब्जर्व करूं, इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करूंगा, इन दोनों में, इन दोनों में पैटर्न ऑब्जर्व करूं तो मुझे एक पैटर्न सा दिख रहा है। क्या पैटर्न दिख रहा है, क्या पैटर्न दिख रहा है, मुझे पैटर्न ये दिख रहा है कि ए स्क्वायर है तो ए के आगे 2 लगा हुआ है, ए क्यूब है तो ए के आगे 3 लगा हुआ है, और यहाँ पे आई के आगे क्या लगा हुआ है, अगर ए 2 है तो आई के आगे एक उससे कम लगा हुआ है 1। यहाँ पर ए क्यूब है तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 3 - 1, 3 - 1 यानी 2 लगा हुआ है। तो पैटर्न मुझे समझ में आ गया, क्या पैटर्न है, अगर ए की पावर n होगी तो ए के आगे क्या होगा, n होगा, ऐसा नो, ए के आगे क्या होगा, n, जितनी पावर होगी उतना ए के आगे लगा होगा, ठीक है। आई के आगे कितना लगा होगा, जितनी पावर है उससे एक कम, जितनी पावर है उससे एक कम, यानी n-1 आई। तो ये है मेरा, ठीक है। और उसने बोला भी है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, वो तो बात सच्ची है ना, ग्रेटर देन इक्वल 2 से ही रखोगे तभी तो आपको चीजें पता चलेगी। इसका मतलब अगर मैं a4 निकालता तो मेरा क्या आता, 4a + 3i। आप इसको होमवर्क में ना ट्राई भी करके देखना, a4 निकाल के खुद देखना, कैसे निकालोगे, ऐसे ही निकालोगे, वैल्यूज पुट करनी है आपको बस, और देखना तो आंसर यही -3 है। आएगा, नहीं -3 नहीं, आएगा वो। हाँ सॉरी, -3i, ऊपर भी माइनस लिख दो, यहाँ पर ये भी माइनस है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें से, ऑप्शन ए, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है, ये पैटर्न हमारे को समझ में आ गया। अब आते हैं बच्चों एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, जो है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, इसके ना हम और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी करेंगे, आज जेई के भी क्वेश्चन बनाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, इसकी प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझना कि ट्रांसपोज क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होती है, वो सब आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब आते हैं ट्रांसपोज पे। ट्रांसपोज क्या है भैया, ऑर्डर चेंज कर दो, अगर कोई चीज आपको ऐसे दी है तो उसको ऐसे टिल्ट कर दो, टिल्ट है तो सीधा कर दो, ऑर्डर चेंज करना, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देने को ही ट्रांसपोज कहते हैं, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देने को ही ट्रांसपोज कहते हैं। मुझे यहाँ पे दिया हुआ एक मैट्रिक्स 1x 2y, तो क्या करूंगा मैं इसका ट्रांसपोज, ये एक मैट्रिक्स है,
ट्रांसपोज क्या होगा इसका? स्क्रीन ट्रांसपोज को क्या चीज? स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही, एक मिनट रुको, जब स्टॉप हो जाए तो मुझे बताना। वैसे ऐसे क्यों हो रहा है ये? आजकल गूगल क्रोम में बहुत, इसमें गूगल मीट पे बहुत कुछ पंगा चल ही रहा है, कई बच्चे ज्वाइन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी स्क्रीन दिख रही है, ऐसा नो? यस सर। ठीक है। यस हाँ सर। हाँ, तो आपको एक मैट्रिक्स दिया है जो क्या है 1x2y। इसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज को दो तरीके से लिखते हैं, एक ही ऊपर पावर टी लिखते हैं या ऐसे डैश भी बनाते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या चीजें उल्टी हो जाती है, रो बन जाता है कॉलम और कॉलम बन जाती है रो। तो ये बस बताओ, ये अगर ये रो थी 1x तो अभी का बन गई कॉलम, और गुड कॉलम, इवनिंग सर। गुड इवनिंग, रो कॉलम बन जाती है बस। तो ये ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट क्लियर होगी, कुछ नहीं है, बस चीजें वैसे बदल जाती है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए बी, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2C D, यहाँ पे लिख रहा हूँ 3E F, अगर ये मेरा एक मैट्रिक्स है बी, इसका ट्रांसपोज करते हुए रो का क्या बन जाएगी? कॉलम। यहाँ पे क्या बन जाएगी? कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा यहाँ लिखते हैं। बस ये ध्यान रखना, क्यों बता रहा हूँ, ये तो ओरली भी कर सकते हैं, हमें ओरली भी पता है, बट जितना आप लिख लिख के चीजों को समझोगे ना, प्रॉपर्टीज को, हर चीज को, बच्चों घर जाके जितनी प्रॉपर्टीज है उन्हें खुद प्रूफ करके देखना कि ये जितनी प्रॉपर्टीज बताई है क्या सही है कि नहीं है। ठीक है, अदरवाइज चीजें ऊपर से जाएगी मैट्रिक्स में, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज होता है। अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं बच्चों। एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं एक ए का मैं ट्रांसपोज निकालूं और फिर उसका खुद ट्रांसपोज कर दूं तो वो वापस ए आ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक चीज मेरे पास ऐसे थी, मैंने उसका ट्रांसपोज उसे ऐसे कर दिया, फिर वापस से ट्रांसपोज करूंगा तो वापस से आ जाएगा। ये ए था, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए था, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला ए ट्रांसपोज। अगर इसका दोबारा ट्रांसपोज निकालू, यानी इस ए जो ऊपर पावर टी है इसका ट्रांसपोज निकालू, तो ये है, इसकी रो कॉलम बन जाएगी, कॉलम रो बन जाएगी। तो जरा रो को कॉलम बनाओ 1 2, और ये हो गई XY। अब इसको आप नोट करो, ये तो सर इसके बराबर है, बिल्कुल। पहली प्रॉपर्टी यही कहती है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो वापस ए मिल जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, यूज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी भी बहुत इजी है, कहती है कि दो अगर आपके पास दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं? दो आपके पास भैया दिए हुए हैं मैट्रिक्स। ठीक है, दो अगर मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो पहले सम करके ट्रांसपोज निकाल लो, पहले सम करके ट्रांसपोज निकाल लो। चलो इसको अलग लिख लेते हैं, 2 2 2 4 5 6 लिख लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये कितना हो गया सम करोगे तो? सम करके बता दो मुझे, यहाँ पे सम करके फटाफट बता दो कितना होगा। 1 + 2 3, 1 + 4 5, 1 + 5 6 और ये 7। ठीक है, तो a + b का अगर ट्रांसपोज करूं मैं, a + b का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या होगा? आप बोलोगे सर ये तो हो जाएगा 3 5, और यहाँ पे रो कॉलम में जाएगी, कॉलम रो बन जाएगा 6 7। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को प्लस करके ट्रांसपोज करूं या पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं? ए ट्रांसपोज हो गया, ये तो 1 का 1 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है रो कॉलम में। बी ट्रांसपोज निकालो, बी ट्रांसपोज हो गया 2 और नीचे 4 हो गया, रो कॉलम बन गए, कॉलम रो बन गया 2 4 5 6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड करोगे तो भी क्या आएगा? 3 6 और ये 5 7। तो सिंपल सी बात है, क्या बोल रहा है? पहले ऐड करके फिर ट्रांसपोज निकाल लो, या पहले ट्रांसपोज निकाल लो फिर ऐड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम मल्टीप्लाई में भी है, पहले मल्टीप्लाई कर दो आप, पहले मल्टीप्लाई कर दो आप, पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दो। ये जी ट्रांसपोज निकाल दिया मैंने, पहले ये कि ए सेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ए सेट था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसका ट्रांसपोज निकाल दिया, या ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर लो। 1 2 3 4 था ना, इसका ट्रांसपोज देखो क्या होता, 1 2 3 4। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये देखो ये कितना हो गया, 2 6 4 8। तो यही बोल रहा है कि पहले मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब मल्टीप्लाई वाला पार्ट बाहर आ सकता है। पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल लो, या
ट्रांसपोज निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस में भी यही है। अब तीसरा वाला, ये तीसरा हो गया, ये चौथा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। क्या बोल रहा है ये, ए इंटू बी का ट्रांसपोज, क्या होता है ये, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। याद है जब हमने पिछली क्लास में मैट्रिक्स पढ़ा था तो हम बोलते थे ए और बी ए ये बराबर नहीं होते, यही बताया था मैंने आपको, यस और नो, ए बी ए नहीं होता है ना, सिंपल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है बता रहा था, ये मैंने बताया था। इन जनरल ये नहीं होता है, एक केस में होता है, ये कब होता है, जब इसको आई से मल्टीप्लाई करो, आई से मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है, ठीक है, बाकी ये जनरली नहीं होता। बट यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल रहे हो ना, तो वो किसके बराबर होगा, अगर आप बी का ट्रांसपोज निकालो और फिर ए का ट्रांसपोज निकालो और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं रिवर्सल लॉ। ये क्या है, अपना रिवर्सल लॉ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए इंटू बी इंटू सी और उसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, तो याद रखना पहले क्या लिखोगे, सी का ट्रांसपोज, फिर लिखोगे आप बी का ट्रांसपोज और फिर लिखोगे ए का ट्रांसपोज। क्लियर है ये चीज, क्लियर है ये चीज। अगर मैं लिख रहा हूँ ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी और इन चारों को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालूं, तो डी का ट्रांसपोज इंटू सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको बोलते हैं हम रिवर्सल लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला क्या है आपका, लास्ट वाला ये यहाँ पे रिमार्क में दिया भी हुआ है, ठीक है। लास्ट वाला क्या दिया हुआ है, एक आपको ये भी दिया हुआ है, ये सिंपल सा है। अगर बोल रहा है कि किसी स्क्वायर का ट्रांसपोज एन की पावर, सपोज एन हो सकता है कुछ भी, स्क्वायर क्यूब 4 पावर कुछ भी, अगर ए की पावर स्क्वायर है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो किसके बराबर होगा, पहले ट्रांसपोज कर दो और फिर उसका स्क्वायर कर दो। समझ में आया क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि अगर सपोज ए क्यूब का ट्रांसपोज करना है आपको, ए क्यूब का ट्रांसपोज करना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले ए का ही ट्रांसपोज कर लो फिर उसका क्यूब निकाल लो, ये दोनों बराबर रहेंगे, ठीक है। मुझे निकालना है A4 का ट्रांसपोज, तो ए को 4 बारी मल्टीप्लाई करूंगा, उसका ट्रांसपोज निकालूंगा, वो किसके बराबर होगा, पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लूं फिर उसको 4 बारी मल्टीप्लाई कर लूं, बराबर होगा। ये पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए की पावर एन का ट्रांसपोज या पहले ए का ट्रांसपोज इंटू ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या मैं ये कह रहा हूँ, आपका ही बच्चों को डाउट होगा ये क्या है, ये सच है झूठ है, इसको आपको करना पड़ेगा। आप एक एक ये वाला घर पे जाओ, एक एक कोई भी बनाओ मैट्रिक्स और उसको खुद देखो। जब आप चीजों को खुद करोगे ना तो आपको यकीन हो जाएगा और प्रॉपर्टीज हमेशा अच्छे से याद रहेगी, नहीं तो आपको याद नहीं होने वाली है, मैं पहले बता रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस आप इसको खुद अपने एंड से नहीं करके देखते, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये सब चीजें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर्सल वाली है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी ये तो बता ही दी है दोनों तो, ठीक है, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज 4 into 3, ठीक है। एक ए मैट्रिक्स है बच्चों जो कितने ऑर्डर का दिया हुआ है, 4/3 का, ठीक है। एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आपको 4/5 का है और एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आपको 7/3 का है। तो बोल क्या रहा है, ये 3 मैट्रिक्स दिए हुए, बोलता है ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज और ये मल्टीप्लाई करोगे आप सी का ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स बनेगा आपका, एक मैट्रिक्स बनेगा ये डी, तो एक डी मैट्रिक्स बनेगा, मैं मान लेता हूँ डी मैट्रिक्स m×n है, एक मैट्रिक्स बनेगा ना, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा, जो मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा, ये बोल रहा है मैट्रिक्स बताओ भैया कैसा होगा, कितने वाला होगा, ये पूछ रहा है इसमें, ऑर्डर पूछ रहा है सर। हाँ m×n पूछ रहा है, के बाहर लिखा है क्या ट्रांसपोज, होल ब्रैकेट के बाहर लिखा है ट्रांसपोज। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, वो देख लिया मैंने, बी वाला ना, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। अब बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे भैया, कैसे करोगे बताओ। सर ए का 3/4, सर पहले ए डैश का 3 मिनट वाला 4 हो जाएगा, ए डैश का कितना हो बी जाएगा, डैश ए डैश 3 into सी 4। डैश हो जाएगा सर। भाई ए डैश का जो बता रहे 3/4 हो जाएगा, हो तो जाएगा। अभी आप खुद ही एक ने बताया कि ये बाहर लगा हुआ है ट्रांसपोज,
बाहर अगर ट्रांसपोज ट्रांसपोज लगा हुआ है तो जरा पहले उसको नहीं ए करेंगे, अभी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे। ये क्या दिया हुआ है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो मैंने अभी एक बात बताया, अगर मल्टीप्लाई में होता है, मल्टीप्लाई में होता है कोई चीज और बाहर अगर उसके ट्रांसपोज लगा हुआ है तो उसका रिवर्स हो जाता है। ये बताया ना अभी, ए और बी का अगर ट्रांसपोज है तो इसको कैसे लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो अगर पहले इस पे आओ, खाली ए ट्रांसपोज बी, अंदर को छोड़ दो, बाहर ट्रांसपोज लिखा है ना, तो पहले क्या लिखूं यहाँ पे, बी का ट्रांसपोज इनटू ए सर 5 ट्रांसपोज इंटू का में 3 है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। 5 into 3 तो ऑप्शन ही नहीं है। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, पहले चीजों को समझो कैसे करेंगे हम। भाई ये दिया हुआ था ए ट्रांसपोज बी, इसको भूल जाओ अभी। कैसे लिखोगे, यहाँ पे बाहर ट्रांसपोज दिया ना, ये मल्टीप्लाई है अंदर, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, यस और नो, रिवर्स कर दिया इसका, तो ये हो गया बी ट्रांसपोज। और पहले वाले का ट्रांसपोज करो, वो तो पहले से ही ट्रांसपोज है, और उसका ट्रांसपोज। क्लियर है ये चीज। यहाँ पे ये सी ट्रांसपोज एज इट इज उतार लो। अब एक बात बताओ, बी ट्रांसपोज का तो मुझे पता है बी ट्रांसपोज ही रहेगा। एक का ट्रांसपोज क्या होता है, अभी जस्ट बताया था, वापस क्या आ जाएगा मेरे पास, ये आ जाएगा कि नहीं आएगा। अभी जस्ट इसमें बताया था, आपको निकाल के भी दिखाया था, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ये आ जाता है, मैट्रिक्स आ जाती है। वापस से मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ए इंटू सी ट्रांसपोज। अब ये क्वेश्चन जस्ट खत्म हो गया, ध्यान से देखो। बी ट्रांसपोज, अगर बी मैट्रिक्स आपका 4/5 था, तो जब इसका उल्टा करोगे तो रो बन जाएगी कॉलम। ये क्या है, 4 into 5, तो रो कॉलम है ना, तो जब इसका उल्टा करोगे तो कॉलम रो बन जाएगी 5 और कॉलम बन जाएंगे 4। ये कौन सा मैट्रिक्स हो जाएगा, 5/4 का। ए मैट्रिक्स तो आपको दिया हुआ है 4/3 का। तो हमें ये चीजें भी देखनी है कि हाँ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब सी मैट्रिक्स को देखो, सी आपका ट्रांसपोज बोल रहा है, अगर सी 7/3 था तो अब सी ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 3/7, यस और नो, यही हो जाएगा। अभी एक बात मुझे बताओ, बी ट्रांसपोज और ए को, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एक नया मैट्रिक्स जन्म लेगा। उसको मैं सी लिख देता हूँ, उसको मैं डी लिख लेता हूँ, चलो सी तो पहले ही है, उसको मैं डी लिख लेता हूँ। ये मैट्रिक्स कैसा होगा, 5/3 का होगा, यस और नो। कैसा होगा ये, 5/3 का मैट्रिक्स होगा, 5/3 का मैट्रिक्स। ये यहाँ पे सी ट्रांसपोज, इसको नीचे उतार लो, ये कैसा है, 3/7 का मैट्रिक्स। ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि दोनों में 3 आ रहा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एक नया मैट्रिक्स बनेगा जिसको मैं एक्स नाम दे रहा हूँ। वो कैसा मैट्रिक्स होगा, 5/7 का। कैसा होगा, 5/7 का। ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट, 5/7। तो कौन सा मैट्रिक्स बनेगा आपका, 5/7 का। या IIT JEE 2003 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और चीजों को जरा ध्यान से समझोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। ABC रियल पॉजिटिव है, क्या बोल रहा है, ABC आपके पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। ABC 1 है, और क्या दिया हुआ है, एंड A ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू अगर आप ए करो तो क्या मिल जाता है मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है। यानी कि अगर ए का मैं ट्रांसपोज करूं और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूं ए से, तो मुझे वापस क्या मिल जाता है बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 1 जिसके डायगोनल 1 होते हैं, बाकी सब 0 होता है। तो ए को अगर ट्रांसपोज से उसके मल्टीप्लाई करो तो वापस अपने को क्या मिल जा रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जरा देख लेते हैं, पहले ए इंटू ए ट्रांसपोज तो निकाल के देखें। पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताओ, A³ प्लस B³ प्लस C³ की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करते हैं, पहले A इंटू ए ट्रांसपोज कर लेते हैं। पहले तो A लिख देता हूं मैं, A सिंपल है बहुत, दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर आप नोटिस करोगे ना, कोई नोटिस करो बच्चों, क्या नोटिस करें, नोटिस ये करो कि A ट्रांसपोज क्या है आपके पास, A ट्रांसपोज क्या है, नोटिस करो। इसका ट्रांसपोज करो तो रो बन गई कॉलम, ये बन गई रो कॉलम, ये वाली रो कॉलम बन गई BCA और CA भी। अब आपको कुछ नोटिस हो रहा है, नोटिस हो रहा है,
दोनों सेम है, वेरी गुड। दोनों सेम मैट्रिक्स। हाँ, अब मल्टीप्लिकेशन करनी है इनकी। मल्टीप्लिकेशन में मैंने क्या बताया था? मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये बताया कि ये पूरी रो इससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो कॉलम से हो फर्स्ट जाएगी। कॉलम। और इसका तरीका क्या बताया था भाई? ये वर्टिकली आपको हॉरिजॉन्टल दिया हुआ, इसे वर्टिकली लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो किससे? ABC से मल्टीप्लाई की और उसका सम कर दो। तो पहला वाला क्या है आपके पास? ए स्क्वायर। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके बनाओगे तो पहला क्या आएगा आपका? यहाँ पे लिख लो। पहला जो बनेगा, ध्यान से देखो, ये बनेगा, इसकी थोड़ा बड़ा ही बनेगा मैट्रिक्स यहाँ पे। ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस और नो? ठीक है। अब दूसरे को मल्टीप्लाई करके देखो। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। AC। ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये यही बनेगा। क्या बनेगा? AC BA प्लस ए बी प्लस CB। बी सी प्लस ए सी। CA AC एक ही बात है, यही बनेगा। तो आपको समझ में आ गया? अब आप चीजों को ध्यान से देखो। आप सेकंड रो पे आओ। सेकंड रो को जब अभी फर्स्ट से छोड़ दो, फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे वही बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो क्या बनेगा? बी बी स्क्वायर C प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक बात तो मुझे यहाँ पे पता चल गई, जो डायगोनल वाली टर्म्स है वो क्या ही बनेगी? ए A स्क्वायर प्लस B बनेगी। स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठीक है। और बाकी सब जो क्या बन रहा है वो इसी पैटर्न में बन रहा है। सेम टू सेम। हाँ, ये आपको खुद ऑब्जर्वेशन आनी चाहिए बच्चों। चीजों को जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, मैट्रिक्स खुद क्वेश्चन बनाओगे तो आपको चीजें समझ। सर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई ना? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सब डायगोनल क्या होता है आपका? 1 1 1 होता है। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में। ये अभी हमने क्या किया है? हमने A इंटू ए ट्रांसपोज निकाला। आपने क्या निकाला? है A इंटू ए ट्रांसपोज। क्या बोला था उसने क्वेश्चन में? A इंटू ए ट्रांसपोज किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं होती। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती है कि मिडिल टर्म्स 1 होती है। यहाँ पे कहीं मिडिल डायगोनल टर्म्स 1 थोड़ना बराबर है, वो 1 तोड़ना है। ठीक है। अब बनाओ जरा इसको, अब बनाओ इसको, और ये सब 0 होनी चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या कहती है? डायगोनल वाली 1 होगी और सब 0 होगी। अभी आपको क्या पता है? ये तो इसने हमें बता दिया कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या होगा? अब डायगोनल वाली टर्म्स को आप बोल सकते हो कि ये किसके बराबर हो गई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। यस और नो? और दूसरी चीज क्या? और दूसरी क्या चीज हो गई? ये 1 के बराबर हो गई। और क्या है? जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे सेम है, वो किसके बराबर होते हैं? 0 के बराबर होते हैं। जीरो। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। और आपको पीछे भी एक चीज दी हुई थी, ABC 1 था। यहाँ पे ही लिख देता हूँ ताकि चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो। ABC 1 था। ठीक है। अब आपसे क्या पूछा उसने? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बताओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब आपको पता है कि ए प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कैसे निकलता है? ये डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं। कैसे निकलेगा? A प्लस B का होल स्क्वायर। हाँ, कैसे निकलेगा? ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आप क्या करोगे? फॉर्मूला याद है किसी को? क्या फॉर्मूला होता था? यस सर। बट उसके फॉर्मूले में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आता है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे नहीं जाएंगे, पहले हम किसके फॉर्मूले पे जाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के फॉर्मूले पे जाएंगे। क्यों जाएंगे अभी आप देखना, पहले चीजों को ध्यान से समझो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता था? ये ए स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस AB 2AB प्लस 2B प्लस 2BC प्लस 2CA। ठीक है। ये चीज मुझे पता है कितनी है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पीछे लिखा था 1। वेरी गुड, यहाँ पे लिख दिया 1। ये कितनी है? 0। तो ये आंसर कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया मेरा 1। ठीक है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ये चाहिए था ना मुझे? ए प्लस बी प्लस सी चाहिए था। क्यों चाहिए था? ए प्लस बी प्लस सी का जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने स्क्वायर लगाया।
इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अभी ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सर 1 है। 0 कहाँ से आ गया वैसे? ये यस सर। ओके ठीक है क्लियर। अब ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 1 है। इसका मतलब क्या है, ये कितना हो गया, √1। a प्लस बी प्लस सी √1 हो गया। और ये इसकी √1 का क्या मतलब है, एक आंसर +1 हो गया, एक आंसर -1 हो गया। अब एक बात बताओ, मैं +1 और -1 में से कौन सा लूंगा, फटाफट देख के बताओ ईमानदारी से, अगर क्वेश्चन +1 याद होंगे हो। सर। क्यों +1 होगा, -1 क्यों नहीं लेंगे? +1 अच्छा +1 लेंगे तो -1 क्यों नहीं लेंगे? सर क्योंकि स्क्वायर वो है, -3 हो जाएगा। नहीं नहीं, वो ये हो स्क्वायर है जाएगा सर, वो हो जाएगा, कुछ बात नहीं है, क्यों नहीं लेंगे ये बताओ। सर स्क्वायर इसलिए सर क्योंकि स्क्वायर पॉजिटिव में रियल बहुत वेरी नंबर लेंगे। सही, बच्चे ने सही पकड़ा है। ए बी सी रियल पॉजिटिव नंबर है, ये मैंने अंडरलाइन तभी पहले किया था। अगर ये पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो गया आपका, 1 हो गया। ठीक है, चीजें क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। ओ नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब -3abc, इसके बराबर होता है ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ac ये कुछ भी लिख लो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये तो चीज मुझे निकालनी है, इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, फॉर्मूला लिख दी। एबीसी कितना था, 1 था, यस और नो? यस सर। ए प्लस बी प्लस सी अभी जस्ट आपने पीछे निकाला, ये भी कितना है, 1 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना है, ये भी 1 था। ठीक है, ये भी 1 था, तो यहाँ पे लिख दिया। इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही बचेगा, यस और नो? माइनस कॉमन ले लिया इनमें से, माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना है वैसे, 0 ही है ये तो ये अंदर ब्रैकेट में क्या सर बचा, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही बाकियों को भी? नो सर। क्या इशू आ रहा है, ये गूगल सर में स्क्रीन नहीं आ रही। बता दे, जब ना आए तो बता देना, ऐसे मैं कॉन्टिन्यूसली लिख ही रहा हूँ। तो ये क्या आ गया आपका, यहाँ पे दिख रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc था, यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो दिख रही थी ना, तो -3abc था। abc की जगह पे मैंने क्या डाला, 1 डाला। स्क्रीन दिख रही है ना अभी सबको? यस सर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी कितना दिया हुआ है मुझे पता है, 1 है, ये रहा। ए प्लस बी प्लस सी अभी पीछे ही निकाला था, सॉरी, ये रहा, ये 1 था। √1 इसको यहाँ पे 1 रख दिया, इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना है, 1 है। ठीक है, ये तो हमने निकाला हुआ है पहले ही, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगाया था, और ये मिडल, ये डायगोनल आपका 1 था, है ना, ये चीज भी बना गई मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया है, ये माइनस में है ना, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, माइनस कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। और ये कितने के बराबर दिया हुआ बच्चों, ये 0 के बराबर दिया हुआ। क्लियर है? सर आप लिख रहे हो? हाँ, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है। लिख अभी दिख रहा है, अब दिख रहा है। हाँ, तो लिखा नहीं था तब बता ही रहा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बचा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3, और यहाँ पे कितने के बराबर बचा, 1 के बराबर। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना है आपका, 4। 1 अब -3 + 4 होगा, मतलब सर हाँ। RHS पे 1 बताया था। अच्छा कोई बात नहीं, आंसर आ गया। ये देख लो, IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ है इसके बेसिस पे भी, ऑप्शन बी वाज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस मैंने उस दिन बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज भी कर रहे हैं हम, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, समझ लेंगे। आप क्या हुई, एनसीईआरटी में तो इसके रिगार्डिंग कुछ है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, बट जेई में ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रेस का कॉन्सेप्ट मैंने उस दिन आपको बताया था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अगर एक मैट्रिक्स मुझे दिया हुआ है, उसके डायगोनल का सम। तो क्या ट्रेस, डायगोनल के सम को हम ट्रेस बोलते थे। अब ट्रेस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ट्रेस क्या होता था इसका, इसका ट्रेस हो गया 6। ठीक है, क्या हो गया इसका ट्रेस, सॉरी 7 हो गया,
7 4 + 2 + 1 7। ठीक है, ट्रेस 7। और ट्रेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज है? ट्रेस की प्रॉपर्टीज ये कहती है कि अगर आप किसी एक ट्रेस, मैंने अभी आपने 7 निकाला ना बच्चों, 7 निकाला ट्रेस, 7 ट्रेस आया मेरा, तो 7 × 2 करूं तो टोटल मेरा 14 बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेस में कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, ये ट्रेस था मेरा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ट्रेस में अगर मैं कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, P × A कुछ मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज 2 × A किया, तो ये कितना बन जाएगा? ट्रेस जो हम ए का निकाल रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना बन जाएगा? 7 × 2 14। ट्रेस में ही मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ट्रेस में कुछ पी मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो 14 बन जाएगा, है ना। जो ट्रेस निकाला, टोटल निकाला, अगर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 14 बन जाएगा। तो एक तरीका तो ये भी है, या तो क्या करो, पहले ही आप ए को ही 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो इसके मिडल डायगोनल टर्म्स क्या बन जाते? 2 4 और ये क्या बन जाता है? 8। यस और नो? अब इनका टोटल कर लो, तो टोटल हो गया फिर से 14। 14 तो क्या बोल रहा है आप भैया, पहले या तो क्या करो, ट्रेस में मल्टीप्लाई कर दो, ये उल्टा लिख दिया हमने। क्या बोल रहा है, या तो आप ट्रेस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी, ट्रेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्रेस में कुछ मल्टीप्लाई कर दो आप। तो ये क्या किया हमने यहाँ पे, ये हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, और 14 आ गया। ट्रेस में मल्टीप्लाई कर दो, या आप क्या करो, जो आप 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो वो पूरे मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका ट्रेस निकाल लो, तो आंसर सेम ही आने वाला है। दोनों केस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ट्रेस में मल्टीप्लाई कर लो या फिर आप मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके फिर ट्रेस निकाल लो, बात एक ही रहने वाली। समझ में आ गया? सिंपल सी बात है भाई, ट्रेस निकाल लो फिर उसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दो, या पहले पूरे मैट्रिक्स में ही मल्टीप्लाई कर दो फिर ट्रेस निकाल लो, आंसर सेम ही आने वाला है। ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर आपको दिया हुआ है 2 ट्रेसेस अलग अलग, ठीक है, तो आप उसे अलग अलग लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखो, क्या हो रहा है कि एक मैट्रिक्स है, उसका जैसे ये इसका ट्रेस 7 था, इसमें मैंने 2 मल्टीप्लाई किया तो इसका 14 आ गया। ऐसे ही दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ट्रेस मान लो 5 था, उसमें मैंने 3 मल्टीप्लाई किया, ये 15 आ गया, तो 14 और 15 टोटल ट्रेस हो गया 29। तो ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं क्या कर सकता हूँ, मैट्रिक्स जो 7 था उस मैट्रिक्स में 2 को मल्टीप्लाई करूँ फिर उसका टोटल कर लूँ, दूसरे मैट्रिक्स में 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ फिर टोटल कर लूँ, आंसर वही रहने वाला है। सिंपल बात में, अगर सिंपल टर्म्स में समझना चाहते हैं तो सिंपल टर्म्स में क्या कह रहा है, एक ये क्वेश्चन छूट गया क्या, देख लेते हैं। क्या बोल रहा है सिंपल टर्म्स में, ट्रेस निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर दो, ट्रेस को मल्टीप्लाई कर दो किसी चीज से, या पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो फिर उसका ट्रेस निकाल लो, बात एक ही रहेगी। क्लियर है? सिंपल भाषा में ये बोल रहा है। दूसरी क्या बात बोल रहा है वो, अगर आप ए बी का ट्रेस निकाल रहे हो, आप ए बी का ट्रेस निकाल रहे हो, सपोज आपने 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रेस निकाला, तो वो किसके बराबर होगा? वो उसके बराबर होगा अगर आप बी और ए को मल्टीप्लाई करते हो और उसका ट्रेस निकालते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। 2 मैट्रिक्स को अगर, और ये प्रोवाइडेड क्या कंडीशन है, प्रोवाइडेड वो दोनों मैट्रिक्स एग्जिस्ट करने चाहिए। ये मैं समझा देता हूँ, जो दोबारा ध्यान से समझना। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो फिर उसके डायगोनल को जोड़ लो। ठीक है, सपोज मैंने 2 मैट्रिक्स थे ए और बी, उनको मल्टीप्लाई किया और उनके डायगोनल को जोड़ा तो 14 आया। तो यहाँ पे तो ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे थे, अगर मैं बी और ए को मल्टीप्लाई करता, बी और ए को मल्टीप्लाई करता फिर एक डायगोनल आता, उसको भी जोड़ता तो भी 14 आता। ठीक है, तो भी 14 आता। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या कह रहा है, ए और बी और ए एग्जिस्ट होने चाहिए। बच्चों कभी कभी ये कंडीशन होती है ए और बी और एग्जिस्ट नहीं करते, देख लेते हैं किस कंडीशन में एग्जिस्ट करेंगे। सपोज ए आपका 3/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, और बी आपका क्या है, 2/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 2/1 का मान लेता हूँ मैं, 2/1 का मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पे तो देखो, नहीं इसको 3/1 मान लेता हूँ। A 3/3 है और B 3/1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, यस और नो, क्योंकि दोनों के उसका कॉलम उसके रो के बराबर है। बट इसको उल्टा करो, अब मैंने B लिख दिया, B क्या था 3/1 और A क्या था 3/3। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, दिख रहा है मल्टीप्लीकेशन, A और B तो निकल सकता है बट B और A तो निकलेगा ही नहीं, B और A तो मेरा निकलेगा ही नहीं, तो इसलिए वो बोल रहा है कि ट्रेस ए बी निकालोगे तो वो किसके बराबर होगा, ट्रेस बी ए के। कंडीशन क्या है, ए बी और बी ए दोनों आपके एग्जिस्ट होने चाहिए। एग्जिस्ट कब होंगे, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल देख लो, एग्जिस्ट कब होंगे। सर सपोज अगर ये मैट्रिक्स होता 3/2, स्क्वायर मैट्रिक्स में निकलेगा। क्या चीज एग्जिस्ट ट्रेस कब करते हैं वो मैं बताता हूँ, देखो एग्जिस्ट कब नहीं, करेंगे। ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेगा। हाँ डायगोनल होगा तभी तो निकलेगा, अदरवाइज कैसे निकलेगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकलेगा, डायगोनल नहीं होगा तो कैसे निकालो। ठीक है, क्लियर है, ये कंडीशन दी हुई है। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की ट्रेस की डेफिनेशन देख लो, ट्रेस कब निकलता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में। अगर एक आपका मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है देन द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट इज डिफाइंड एज ट्रेस। क्लियर है, बाकी वो दोनों प्रॉपर्टी समझ में आ गई। ठीक है, प्रॉपर्टी समझ में आ गई, क्लियर है। क्या बोल रहा है भैया, ट्रेस ए बी का निकालोगे तो किसके बराबर होगा, वो ट्रेस बी ए के बराबर होगा। कंडीशन ये है कि ए बी और बी ए एग्जिस्ट करनी चाहिए। अभी मैंने आपको दिखाया ए बी था बट बी ए नहीं था, अब देख लो कौन सी कंडीशन में ए बी भी होगा और बी ए भी होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/3। तो अभी एक बात बताओ, बी कितना हो गया 2/3 और ए कितना हो गया 3/2, यही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो यहाँ पे ए बी और बी ए दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ट्रेस ए बी का जो निकालोगे वो किसके बराबर होगा, ट्रेस बी। क्लियर है, क्लियर है, ये चीज इंपॉर्टेंट थी। यस सर। ठीक है, अब आते हैं कि एडवांस जेई एडवांस का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, और इसी पेज में हो जाएगा, ज्यादा लंबा खींचेगा भी नहीं। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, पी एक 3/3 का मैट्रिक्स। अच्छा जी, पी एक 3/3 का मैट्रिक्स है, कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन देखो जरा, पी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, 2p प्लस यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है। एक कॉलम मैट्रिक्स भी दिया हुआ है एक्स एक्स वाई जेड, जो कि 0 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, तो बोलता है क्या आंसर होगा, बोलता है क्या आंसर होगा। ठीक है, अब आप क्या होगे कि क्या आंसर होगा, कैसे करें, क्या है ये क्वेश्चन, तो समझ में ही नहीं है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है बच्चों, ध्यान से देखो। आपको एक कंडीशन दी हुई है कि पी का जो ट्रांसपोज है वो 2pi प्लस आई के बराबर है। ठीक है, और ट्रांसपोज जो निकलेगा वो कैसा होगा, आपका 3/3 का मैट्रिक्स होगा। पी का जो ट्रांसपोज है वो कैसा है, 3/3 का मैट्रिक्स है। और क्या बोलता है, कॉलम मैट्रिक्स भी दिया हुआ है एक्स एक्स, क्योंकि ऑप्शंस में एक्स है तो एक्स के बारे में भी चीजें बताई हुई है। एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम है, और ये 0 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये वाला मैट्रिक्स तो नहीं है, मतलब जरूर कुछ एक्स वाई जेड की कोई वैल्यू है जो कि 0 0 0 नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, बताओ कैसे करोगे, क्या अप्रोच रहेगी आपकी। ये एडवांस का क्वेश्चन है, कैसे करोगे, क्या अप्रोच लगाओगे, बताओ। आपको सिर्फ सर पी एक्स बराबर पी एक्स आएगा, क्या, ऑप्शन बी वाला बनेगा इसमें। पी एक्स बराबर पी एक्स। अच्छा, हाँ, निकाला क्योंकि कैसे आपने, करा कैसे। क्योंकि इसमें गिवन दे रखा है पीटी 3/3 की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसके एलिमेंट बन जाएंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, और इसमें एक्स उसने मल्टीप्लाई किया है, तो इसके जो एलिमेंट इससे। ध्यान से देखो आप, पी कहाँ बोला उसने कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कहीं बोला उसने, पी एक मैं मैट्रिक्स है पी इनवर्स 3/3। की बोल रहा हूँ। पी इनवर्स भी कहाँ मैट्रिक्स है, पी ट्रांसपोज इनवर्स नहीं, पहले तो पी ट्रांसपोज बोलो। हाँ, ट्रांसपोज। हाँ, 2p प्लस आई। हाँ, एक बच्चा ये बोल रहा है, एक बच्चा ये बोल रहा है, देखो देखते हैं हम इसको। आपको ये कंडीशन दी है, सर ध्यान से। इसमें तो लिखा हुआ है कि PT is the transpose of 3/3 identity matrix. pt इज द ट्रांसपोज ऑफ, ये यहाँ पे गलत है, एक मिनट यहाँ पे एडिट कर लेते हैं, क्या होगा ये,
P by T is the transpose of 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नहीं, ये लाइन यहाँ पे एडिट करो, क्या होगा ये, PT is the transpose of P, ठीक है। और क्या होगा, एंड I is आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कंडीशन थोड़ी यहाँ पे गलत लिखा है, फिर एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब समझ में आया ये क्वेश्चन, अब समझ में आया। वो तो फिर तो इजी हो गया ना, अगर वो दे दिया तो। क्या बोल रहा है, P is a 3 by 3 matrix such that PT is 2PI 2P plus I where PT is transpose of P। और ये PT क्या है, ट्रांसपोज ऑफ P है, एंड I is a 3 by 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I के बारे में बता भाई, ये तो 2 by 2 भी हो सकता है, इसके बारे में बताया 3 by 3 आइडेंटिटी है, बताओ। और एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कि X है, बताओ क्या आंसर, ठीक है। ये पूछा है इसको। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या करते हैं बच्चों, आपको बस एक ही चीज देखनी है, क्या देखनी है, कि मुझे एक ही चीज देखनी है कि मुझे गिवन क्या है। मुझे गिवन है PT इज इक्वल टू 2P plus I, इसके अलावा मुझे और कुछ गिवन नहीं। इसी में छेड़छाड़ करते हैं, और क्या करेंगे। तो क्या करता हूँ मैं, छेड़छाड़ इसी में करता हूँ। ट्रांसपोज अभी पढ़ा है तो बोथ साइड ट्रांसपोज कर देता हूँ। तो अगर मैं बोथ साइड ट्रांसपोज कर दूं, स्क्रीन अगर रुक जाए तो बता देना, ठीक है। तो ये दोनों साइड मैंने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। अब इसका PT का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा मेरे पास, वापस से बच्चों P आ जाएगा, यस और नो। Yes, sir. Yeah. 2P plus I, 2 मैंने बताया था एडिशन में अगर ट्रांसपोज होता है तो सिंगल सिंगल ट्रांसपोज लगा सकते हैं। 2P का ट्रांसपोज प्लस I का ट्रांसपोज, यस और नो। ट्रांसपोर्ट में एडिशन वाली प्रॉपर्टी तो सबसे पहले ही पढ़ी थी ना हमने, एडिशन वाली प्रॉपर्टी ये थी। तो अलग अलग मैं ट्रांसपोज लगा सकता हूँ, तो ये थी प्रॉपर्टी जिसने मैंने कहा ध्यान से समझ लेना सारे, ठीक है। तो यहाँ चला गया क्वेश्चन, ये रहा। तो अलग अलग हो गया। अब मुझे एक सिंपल सी आप ईमानदारी से बात बताओ कि P का ट्रांसपोज तो आपको पता है ना, ये गिवन है, रख दूं इसकी जगह पे। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू P का ट्रांसपोज पता है मुझे, वापस से मैंने रख दिया 2P प्लस I। I का ट्रांसपोज क्या होगा भैया, I है, इसका ट्रांसपोज भी करोगे वापस I आएगा, ये बात याद रखना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करोगे वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, Identity matrix. ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख दूं I प्लस I। अब ये क्या हो गया आपका, इसको सॉल्व करो, ये बन गया आपका 4P प्लस 2I प्लस I, यानी 4P प्लस 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, इसके बाद बताओ आंसर पे कैसे आओगे, बताओ इस स्टेप के बाद आंसर पे कैसे आओगे। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ बोलो। सर इसी से फिर P इज इक्वल्स टू माइनस का ही हो जाएगा। वेरी गुड। क्या हो जाएगा ये, P में से अगर मैं माइनस यहाँ पे 4P कर दूं, यहाँ पे रह गया 3I, ये कितना हो गया -3P, और ये 3I रह गया। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था, जो पिछली क्लास मैट्रिक्स की बताई थी जिसमें कैंसलेशन लॉ बताया था। कैंसलेशन लॉ क्या कहता था कि सिंपल सी बात करो ना, एक मैट्रिक्स में से अगर मैंने एक बाहर निकाल लिया तो उसका क्या मतलब है, वो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, यस और नो। ये बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यस और नो। यहाँ पे आई दिया तो फर्क है, ये कैंसलेशन लॉ में मैंने बताया था कैंसिल कर सकते हो। ये तो कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया तो कहाँ गया क्वेश्चन, तो नीचे होता, कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपके पास, 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास -P इज इक्वल टू 3I। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू -I, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। भाई माइनस से मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना बोथ साइड, तो P क्या आ गया, -I आ गया। क्लियर है, P अगर -I गया, यहाँ तक समझ में आया, P इज इक्वल टू -I। Yes. अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को, अब यहाँ पे सपोज लो ये एक्स मैट्रिक्स है, मैं इसको बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं बच्चों, ये तो आपको पता है ना, मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं। अगर एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 है तो दूसरा भी क्या होगा 1 2 3 4। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बराबर कर रहा हूँ, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता।
तो सिंपल सी बात है, भले ही वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या कोई कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड तो इसमें कुछ फर्क आएगा? कोई फर्क नहीं आएगा। या x मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। तो बोथ साइड अगर मैंने x मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा आपका i इंटू एक्स। अब एक बात बताओ, किसी भी मैट्रिक्स को आप i से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनता है आपको वापस से? अगर मैं i इंटू एक्स करूंगा तो वापस से मुझे क्या मिल जाएगा बताओ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा या एक्स मिल जाएगा? एक्स मिलेगा। यहाँ पे अगर नहीं किसी को पता तो ये ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 1 0 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मुझे वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में कल ही बताया था, याद है ना आपको? ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? वापस से एक्स मिल जाएगा। तो पी एक्स किसके बराबर आ गया बच्चों? पी एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एक्स के बराबर। इसमें कौन सा आंसर है? इसमें आंसर था डी। पी एक्स किसके बराबर आ गया? माइनस एक्स। तो सारा खेला इसमें प्रॉपर्टीज का था, कुछ भी नहीं था, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझो। अब दो तरीके के मैट्रिक्स आ जाते हैं, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। क्या मतलब होता है, क्या है ये, इनको समझ लो। पहले तो ये समझ लो ये दोनों भाई हैं भैया, एक का नाम स्क्यू है, एक का नाम सिमेट्रिक है और एक के आगे स्क्यू लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं ये कब होता है स्क्यू में, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं बच्चों और वो मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाए, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं और वो उसी के बराबर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है, ये देखो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है एग्जांपल में, देखो इसका ये एक मैट्रिक्स मान लो, अगर ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालोगे, आप बोलोगे सर इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में लिख दो, लिख दिया रो को कॉलम में। तो अब अगर आप इन दोनों को गौर से देखो तो आपको दिल लग रहा है ना ये तो ये ट्रांसपोज के बराबर है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है? जब ए ट्रांसपोज और ए दोनों बराबर आ जाए तो वो क्या होता है? आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, ये एक मैट्रिक्स है, अगर इसका आप निकालोगे तो वापस आपको क्या मिल जाएगा? ट्रांसपोज ए मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है? ए ट्रांसपोज के बराबर है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मैं एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालूं, ठीक है, उसका ट्रांसपोज निकालूं, बट मुझे ट्रांसपोज की जगह पे क्या मिल जाए? माइनस, वही मैट्रिक्स का माइनस मिल जाए। मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज निकाला और मुझे क्या मिल गया? माइनस का मैट्रिक्स मिल गया। तो वो क्या हो जाएगा आपका? वो हो जाता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक्स। क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ट्रांसपोज निकालने में अगर माइनस ए मिल जाए, एक मैट्रिक्स था मेरे पास ए, उसका ट्रांसपोज निकालने में मुझे क्या मिल गया? नेगेटिव ऑफ ए मिल गया, तो क्या बोलूंगा मैं उसे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? तो ये थे आपके स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। सबसे पहले तो देखो, अब आपको ना ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर? ये पता होना चाहिए कि अगर आपको कोई बोल दे भैया सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाइए तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे वो देख लेते हैं हम पहले। यहाँ पे सिमेट्रिक भी, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना हो तो कैसे बनाओगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका भी देखेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बनाने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लेना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होता है ना बच्चों, उसकी आप डायगोनल कुछ भी उठा के ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर बनाने को बोले आपको तो उसकी डायगोनल कुछ भी ले लो। ठीक है, समझ में आया पॉइंट? पहला, डायगोनल कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। क्या चीजें मेरे को कैसे लेनी है वो ध्यान में रखना। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यहाँ पे 2 है मेरा, तो थोड़ा उल्टा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, 1 2, इसको दोबारा से ढंग से लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए।
A1 2 1 B3 2 3 C। तो मैंने आपको एक बात बोली कि भैया अपने डायगोनल कुछ भी ले लो, सिमेट्रिक मैट्रिक बनाते हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। हमें चीजें कैसे लेनी है, बट ये चीजें ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भी क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। मैं यहाँ पे अगर 2 लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे भी 2 लिखूंगा। यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ तो यहाँ पे भी 3 लिखूंगा। आपको दिख रहा है ये 1 2 3, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3, ठीक है, दिख रहा है ये पैटर्न। अगर मैं 1 2 3 यहाँ पे ले रहा हूँ तो यहाँ पर भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3। डायगोनल में कुछ भी ले लो। क्यों होता है ये वाला, कौन सा होता है एलिमेंट, इसकी बात करोगे तो सर ये तो A12 होता है, ये A13 होता है, ये A21 होता है, ये A23 होता है। तो ध्यान से देखो, A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के। A12 किसके बराबर होना चाहिए, A21 के। A13 किसके बराबर होना चाहिए, A31। A13 2 था तो A31 भी 2 होना चाहिए, ठीक है। और कौन सा रह गया आपका, ये रह गया A23 रह गया, A23। तो जो A23 है वो किसके बराबर होना चाहिए, A32। ये 3 था तो A32, ये है ना A32, ठीक है, दोनों बराबर। तो स्क्यू, ये आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे बन जाता है बहुत इजीली। क्लियर है, कभी भी बनाना हो तो बनाना। अब देखो एक एग्जांपल लेके मैं बनाता हूँ, ध्यान से देखो। कोई किधर बोला था एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना के दी तो क्या बोलेंगे भैया, डायगोनल में कुछ भी ले लो, 1xy -2 कुछ भी ले लो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मुझे क्या लेना है, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, ये क्या था मेरा A12, यहाँ पर भी क्या होगा 0। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 3, ये क्या था मेरा A13, तो मेरा A31 भी 3 होना चाहिए। ये क्या है मेरा सेकंड रो थर्ड कॉलम, अगर मैं इसको -1 ले रहा हूँ तो ये मेरा A23 था, तो A32 भी क्या होना चाहिए, -1, ठीक है। क्लियर है, अब देख लो भले ही इसका ट्रांसपोज निकाल के देखना जरा। ये एक मैट्रिक्स मैंने बनाया है, जो इसका ट्रांसपोज देखो, x0 3 रो लिख रहा हूँ मैं, 0y-1 को रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, 3 -1 -2। देख रहे हो दोनों बराबर बने हैं, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, यस और नो, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, यस और नो। यस सर। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो बनाना सीख गए। अब मैं आपको बताता हूँ अगर स्क्यू सिमेट्रिक बनाना हो तो कैसे बनेगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या था कि भाई ट्रांसपोज करो तो -a होना चाहिए। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको हमेशा एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको, कि डायगोनल हमेशा ऑलवेज शुड बी 0। डायगोनल हमेशा क्या होंगे मेरे, 0 होंगे। डायगोनल क्या होंगे, हमेशा मेरे 0 होंगे। अच्छा, डायगोनल 0 रख लेते हैं सर, ठीक है। बाकी अब इनके बारे में, इनको ध्यान से देखो। अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा है, ये क्या अभी चलेगा वही A12, तो A21 A22 सॉरी A22 नहीं, A13 A31 चलेगा यही चीज। और क्या था आपका A23 और A32। पॉइंट क्या ध्यान रखना है, अगर मैं इसको 1 ले रहा हूँ तो जो इसका दूसरा वाला साथी था उसको मैं क्या लूंगा, -1, क्या लूंगा, -1। तो यहाँ पे -1 रखोगे। तो मैं इसको 2 ले रहा हूँ, ये क्या था A13, तो A31 क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। मैं इसको A32 को, किसी को भी ले सकते हो उसका साथी, A32 को देखो, इसको मैंने ले लिया 1 ले लिया, तो इसका जो दूसरा साथी है वो यहाँ पे बैठा है जो -1 होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर डायगोनल वाला क्यों 0 होना चाहिए। अरे भाई आप ध्यान से देखो, अभी समझाता हूँ इसको, ध्यान से चीजों को देखना, अभी समझ में आ जाएगा। कि ये क्वेश्चन तो सभी के माइंड में आ रहा होगा, बट पिछला वाला तो समझ में आ गया, बट इसमें हमने डायगोनल को 0 क्यों बोला सर ने, यही क्वेश्चन आ रहा होगा, डायगोनल 0 क्यों लिया, ये क्वेश्चन बताओ। ध्यान से देखो,
एक मैट्रिक्स अगर मेरे पास है, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं A11 A12 A13। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसलिए ध्यान से समझना है। ठीक है, जब क्वेश्चन करवाएंगे तो फिर आपको ये ना हो कि मुझे तो समझ में नहीं आया। ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया। अभी बात करते हैं इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, A11 A12 A13, सही लिखोगे। ट्रांसपोज निकालो, सिंपल, कुछ भी नहीं करना। चीजों को जो आप खुद बना बना के करोगे ना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या कहता है ये कहता है कि स्क्यू सिमेट्रिक तो कहता है सर कि ए का ट्रांसपोज -a के बराबर होता है। -a बताना जरा क्या होगा। -a तो -a11 -a12 -a13 -a21 -a22 -a23। तो ये कंडीशन मैट होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, ये कंडीशन कब मैट होगी, सिंपल मुझे बात बताओ, ये कंडीशन कब मैट होगी बताओ मुझे। भाई ए का ट्रांसपोज तो ये है, ये बोल रहा है ए का ट्रांसपोज -a के बराबर है। -a में क्या है ये, यानी इनके हिसाब से दो मैट्रिक्स कब बराबर होते हैं, जब उनके एलिमेंट्स बराबर होते हैं। यानी इसके हिसाब से तो A11 -a11 के बराबर होना चाहिए। अब एक बात बताओ, एक्सेप्ट 0 आप कुछ भी रखोगे, मैंने A11 1 लिया तो ये तो -1 आ जाएगा, बराबर ही नहीं हो रहे। तो ये किस पे बराबर होंगे दोनों, देखो ये A ट्रांसपोज -a के कब बराबर होगा, कब बराबर हो रहा है बच्चों, ये कब बराबर हो रहा है, आप सबको दिख रहा है ये चीज। अगर मैं कुछ भी A11 जब की जगह 0 पे रखूंगा, रखोगे। दूसरा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये सिर्फ 0 पे ही हो सकता है कि ये आपके क्या हो, बराबर हो। एक को 0 रख दूं तो दूसरा ऑटोमेटिकली 0 -0 तो 0 ही होता है, तो ही हो सकता है। अदरवाइज अगर मैं कुछ भी यहाँ पे रख दूंगा तो A11 किसके बराबर आ जाएगा, 1 रखा तो ये -1। और फिर ये बराबर कैसे हो सकते हैं, बराबर तो हो ही नहीं सकते। समझ में आया। जो पिछले वाला था उसमें हमने क्यों कहा था कुछ भी रख लो, क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं था बच्चों आपका, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं था, सीधा A11 किसके बराबर था, A11 के बराबर था। तो कुछ भी रखू मैं यहाँ पे, ऑटोमेटिकली मेरा डायगोनल चेंज नहीं हो रहे थे। डायगोनल मेरे सिमेट्रिक में चेंज नहीं होते, कुछ भी रख सकता हूँ मैं डायगोनल। ठीक है, मेरा आंसर फर्क नहीं पड़ेगा। बट स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस साइन लगने की वजह से डायगोनल मेरा खाली 0 हो सकता है, तभी ये दोनों बराबर होंगे। ए का ट्रांसपोज -a के तभी बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान से और चीजों को देखो, और चीजें क्या है एक बता रहा हूँ मैं। A21 किसके बराबर है, -A12। A21 किसके बराबर है, -A12। ठीक है, और A12 किसके बराबर है, ध्यान से देखो, -A12। तो यही तो मैंने बोला, आप किसी का भी एक माइनस ले लो, दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे -A12 है तो ये A12 माइनस है तो A21 पॉजिटिव है। यहाँ पे A12 पॉजिटिव है तो A21 माइनस। ठीक है, बाकी सब में भी यही हो रहा है। समझ में आया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 0 क्यों होता है और ये सब क्यों कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर है, क्लियर है स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का। स्क्रीन दिख रही है सबको। अब आता है बच्चों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक की जरूरी नहीं है, स्क्यू सिमेट्रिक की भी देखो, सिमेट्रिक की। कि डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, समझा भी दिया। बोल रहा है कि अगर मैं दो मैट्रिक्स को जोड़ूं, प्लस करूं, यानी एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर मैं जोड़ूं तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। अच्छा जी, ठीक है। और अगर एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को माइनस करूं तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। अच्छा जी, देख लेते हैं ये कंडीशन, ध्यान से देखो। बोल रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स को जोड़ूं तो ये हमेशा सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक मतलब मान लो कि अगर ये एक मेरा इन दोनों को मैं जोड़ लूं तो जोड़ के एक मैट्रिक्स बनेगा सी, है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये मैट्रिक्स किसके बराबर होगा, उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, यही कह रहा है ना।
सिमेट्रिक क्या होता है? एक मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज के बराबर हो तो वो सिमेट्रिक होता है। ये क्या कह रहा है? अगर मैं एक मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जोड़ूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, जो मेरा मैट्रिक्स रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ये क्या कह रहा है? ध्यान से समझो चीजों को। इसको मैं राइट कर देता हूं ताकि आपको ना अच्छे से समझ में आए। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होता है? ये तो आपको मैंने अभी बताया सर, सिमेट्रिक होता है जब वो उसके ट्रांसपोज के बराबर हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि दो मैट्रिक्स को जोड़ो। ठीक है, जोड़ दिया और मेरे पास एक नया मैट्रिक्स आया। तो जो आपने दो मैट्रिक्स को जोड़ा है ना, वो किसके बराबर होगा? उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा। तो ये कंडीशन हम देख लेते हैं कि कैसे ट्रू है। इसको जब तक आप करोगे नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे? तो ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसको सी ले लेता हूँ, ए प्लस और उसके ट्रांसपोज को सी ले लेता हूँ। हम एंड में इसको सिमेट्रिक शो कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछ सकता है, ध्यान से देखो। ये मैंने ले लिया, ए प्लस ए टी को एक मैट्रिक्स मान लिया। इन दोनों को जोड़ूंगा तो सिंपल सी बात है ना, एक मैट्रिक्स आएगा, तो सी मान लिया। अब क्या करता हूँ मैं? बोथ साइड ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो सी का ट्रांसपोज और यहाँ पे ये क्या हुआ? यहाँ पे टी लिख देता हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस ए बन जाएगा। ए का ट्रांसपोज। अब जब इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा बच्चों आपका? ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज प्लस ए प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये क्या बना आपका? ए प्लस ए ट्रांसपोज ही तो बना, ध्यान से देखो। ए ट्रांसपोज प्लस ए बोलूँ या ए प्लस ए ट्रांसपोज बोलूँ? तो ए ट्रांसपोज प्लस ए किसके बराबर था बच्चों? जो सी लिया था आपने। तो सी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? सी के बराबर। और सी का ट्रांसपोज सी के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक है। यही बोल रहा है वो। तो अगर दो मैट्रिक्स कैसे सम करोगे तो सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक का भी है एक, स्क्यू सिमेट्रिक का भी है। इसका हाफ वाला आप खुद करके देखना। ठीक है, हाफ में भी वही चीज वैलिड है, हाफ में भी वही चीज वैलिड है। अभी मैं दूसरा देख लेता हूँ। दूसरा क्या बोल रहा था प्रॉपर्टी? कि ए माइनस ए ट्रांसपोज करोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज करूंगा तो जो मैट्रिक्स मेरे को मिलेगा वो क्या होगा? उसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो नेगेटिव के बराबर होगा, तभी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हुआ है ना। ये कंडीशन है ना स्क्यू सिमेट्रिक की। तो लेट फिर मैं इसको सी ने लेके डी ले लेता हूँ, इसको डी ले लेता हूँ। ए माइनस ए का ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज किया तो दोनों तरफ ट्रांसपोज क्या? सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रही इतना तो। अब हो रही है? ठीक है, तो क्या किया मैंने? डी और डी का ट्रांसपोज ले लिया। बताओ अब क्या लिखूंगी यहाँ पे? बोथ साइड ट्रांसपोज कर दिया, तो ये क्या बना आपका? डी का ट्रांसपोज, ये बना ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज माइनस ए, अगर माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पे तो क्या बनेगा? ए माइनस ए ट्रांसपोज। ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या था? डी था मेरे पास। तो डी ट्रांसपोज कितना आया आपका? माइनस डी। माइनस डी। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? आप इस तरीके से ये भी कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो अगर मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी वो सिमेट्रिक ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली ए माइनस ए अगर सिमेट्रिक, मैंने अभी जस्ट प्रूफ किया आपको, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो अगर मैं उसमें हाफ मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला। यस और नो? ठीक है, वही चीज है ये। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने वाला भी था, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो तो वापस क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। ये क्यों बताते हैं? जनरली इसी बताते हैं। हाफ वाला तो समझ में आ गया ना भैया। अगर एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए प्लस ए टी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था मेरा, क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसका हाफ भी तो सिमेट्रिक ही रहेगा, उसको मैं अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं। और अगर मेरा ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक था
तो उसका हाफ भी तो स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। आप इसे खुद भी शो कर सकते हो, आप इसे खुद भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना चाहो तो एक मैं करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आप इसे खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है, ये हो जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते? यस सर। स्क्यू सिमेट्रिक देख लो, मैं इसको मान लेता हूँ एक बी ट्रांसपोज मान लूँ, तो इसको बी मान लेता हूँ, यानी स्क्यू सिमेट्रिक का क्या मतलब होता है, मैं इसको अगर बी मान लूं तो मुझे क्या प्रूफ करना है कि बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर। तो बी ट्रांसपोज क्या होगा बताओ? सर माइनस बी। सॉरी, इसको मैंने बी मान लिया, बी, ठीक है, इसको मैंने बी मान लिया। अब एक बात बताओ, बी मान लिया तो मुझे क्या प्रूफ करना है, बी ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर होगा, इक्वल टू यही माइनस होगा। थ्री। तो बी ट्रांसपोज, तो बी क्या है आपके पास, 1 में ए माइनस ए का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज कितना होगा, इधर ट्रांसपोज करोगे तो इधर भी तो ट्रांसपोज होगा। अब बताओ क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, इसको सॉल्व करो। हाफ तो बाहर ही रहेगा, हाफ की कोई चिंता नहीं है। ये अंदर क्या हुआ, ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए हो गया। ए। ए ट्रांसपोज माइनस ए किसके बराबर था, ये हम अपने को नहीं पता है किसके बराबर था, किसके बराबर था बताओ, पता है ये, इसमें से माइनस बाहर निकालो ना, माइनस बाहर निकाल लो। अब क्या हो गया, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हो गया, बी ट्रांसपोज निकाल रहे हैं ना। ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर था, हाफ, ए माइनस ए ट्रांसपोज बी के बराबर था, तो ये कितना हो गया, माइनस बी। बी ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस बी के। समझ में आया? कुछ नहीं किया, इसको बी ले लिया, ठीक है, फिर मैंने उसका ट्रांसपोज करा बोथ साइड ट्रांसफर करने के बाद मैंने माइनस कॉमन ले लिया। माइनस कॉमन लेते ही मुझे क्या चीज दिख गई, मुझे ये चीज दिख गई कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर है, बस उधर रख दिया, माइनस बी आ गया, प्रूव हो गया ये। तो ये भी बात सच है कि हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज क्यू सिमेट्रिक होता है। सिमिलरली आप इसे भी प्रूव कर सकते हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इसको आप खुद प्रूव कर सकते हो, ये भी हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, अगर मैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक को जोड़ दूं तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। ये तो देखो ना, इन दोनों को जोड़ दूं, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को जोड़ दूं तो मुझे ए मिल जाएगा। देख लो कैसे मिलेगा। यहाँ पे अगर मैं हाफ बाहर निकाल लूं तो मेरा कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज माइनस और कट गया, क्या बचा, ये हाफ इंटू 2a, 2 से 2 कटाएंगे, ठीक है, समझ में आया? तो अगर उनके हाफ के स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक हाफ ले होगे तो भी वो क्या होगा, आपका जोड़ के ए बन जाएगा। ये चीज जनरली जेई में नहीं यूज होती, एनसीईआरटी में ज्यादा आपकी यूज में आएगी। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने मेन पॉइंट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में ज्वाइंट करेंगे और स्क्यू सिमेट्रिक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जो कि आपकी अब मंडे है, कल है ना, कल है क्लास, हाँ कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ठीक है। यस सर। ओके बच्चों, एवरीवन, बाय एवरीवन, थैंक यू। बाय सर। बाय सर।